प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल हो गया। 14 साल कैद बामुशक्कत उनको सज़ा सुना दी गई और जो इसमें तफसीलात बताई गई हैं कि उन पर कौन कौन से जराइम साबित हुए हैं वो अहम है। सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करना, रियासत को नुकसान पहुँचाना। जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है उसके अल्फाज बहुत अहम हैं। ख़ास तौर पर आखिरी जो लाइन है, आखिरी पैराग्राफ है, वो बहुत अहम है। इस प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि 12 अगस्त 2024 को साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफ़ात के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ हुआ, जो 15 माह तक जारी रहा। मुलजिम पर 4 इल्ज़ामात आयद किए गए। इन इल्ज़ामात में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ जो रियासत की सलामती और मुफादात के लिए नुकसानदेह हैं, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और बाज़ अफराद को बिला जवाज़ नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात शामिल हैं। तवील और जामे कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम को तमाम इल्ज़ामात में कसूरवार करार देते हुए 11 दिसंबर 2025 को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाज़ों को मलहूज़े खातिर रखा। मुलजिम को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। इन हुकूक में अपनी मर्जी की दिफाई टीम तैनात करने का हक भी हासिल था। मुजरिम को मुतल्लिका फोरम पर अपील का हक हासिल है। आखिरी पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा गया है कि मुजरिम के सियासी अनासिर के साथ मिली भगत के जरिए दानिस्ता तौर पर सियासी इश्तियाल अंगेज़ी और अदम इस्तेकाम पैदा करना, इसके अलावा बाज़ दीगर मामलात में मुजरिम के मुलव्वस होने के मामलात को अलहदा तौर पर निपटा जा रहा है। अब इस पर जो रद्दमल आया है बाकी सियासी जमातों का या सियासतदानों का, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि फैज़ हमीद का साथ देने वाले सियासतदानों का फ़ौजी अदालत में ट्रायल होना चाहिए। इसी नौयत की गुफ्तगू जो है वो फैसल वाडा साहब ने भी की है। इसके अलावा जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो कह रहे हैं कि आज हम जो काट रहे हैं वो जनरल फैज़ हमीद का और जनरल बाजवा का बोया हुआ है। इस तरह की स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से भी दी जा रही हैं। ये जो आज फैसला आया है ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसके क्या सियासी नताइज बरामद होंगे, इस तमाम पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ इख्तियार वली साहब मौजूद हैं, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर। बहुत शुक्रिया इख्तियार साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PTI के रहनुमा हैं। ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। इख्तियार साहब, कितनी अहमियत का हामिल ये फैसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया असदुल्ला खान। मेरे ख्याल में दरहकीकत जो फैज़ हमीद का केस है ये एक आपने मुस्तकबिल के सारे मामलात को भी, उसकी भी डायरेक्शन आपकी सेट हो गई जी, और इख्तियारात से तजावज़, सीक्रेट एक्ट्स, मुल्क में वर्दी पहनकर आपने जमहूरियत में जो कुछ किया वो सारी चीज़ें वो इसमें कवर हो रही हैं। और ये दायरा जो है ये आगे बढ़ेगा, ये चलेगा, ये यहाँ पे रुकेगा नहीं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जनरल फैज़ हमीद जो थे तो वो अल्टीमेट बेनिफिशरी नहीं थे। बेसिकली ही वाज फैसिलिटेटिंग इमरान खान, और इसके असल जो बेनिफिशरी थे, जो कुछ भी उन्होंने किया मावराए कानून, मावराए इंसाफ, अपनी वर्दी की जिम्मेदारियों को एक साइड पर रखते हुए जिस तरीके से उन्होंने जुडिशरी को तोड़ा मरोड़ा, मर्जी के फैसले निकलवाए, नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करो, मरियम नवाज को डिस्क्वालीफाई करो, राना सनाउल्लाह पे जो केस मुकदमे बने थे, उन सारी चीज़ों का बाजवा भी, जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो तो जनरल बाजवा को भी शामिल कर रहे हैं इसमें, या ये सिर्फ फैज़ हमीद कर रहे थे? मुझे आज किसी ने टेलीफोन करके कहा, अगर मैं अपनी बात पहले पूरी कर लूँ फिर इस पे आता हूँ, तो अल्टीमेट बेनिफिशरी जो थे वो इमरान खान थे जी। क्योंकि इमरान खान प्लान बनाता था, जनरल फैज़ उसको एग्जीक्यूट करता था। जनरल फैज़ अपना प्लान बनाता था और इमरान उसको एग्जीक्यूट करता था। बीच में बुशरा बीबी का भी एक रोल था कि कल के लिए आप कह दें खान साहब को कि हस्ती आपको बता रही है कि 2 दिन बाद ये होने वाला है, 3 दिन बाद ये होने वाला है, और वो फैज़ हमीद कर देता था। तो वो सारा उसने एक नेक्सस बनाया हुआ था और इमरान को ठीक ठाक उसने बेवकूफ़ भी बनाया था उस तरीके से। मगर आपके ख्याल में मैं ये समझता हूँ ये जो दायरा है, ये जो बन गया है फैज़ हमीद का, ये खुलेगा, ये बढ़ेगा। ठीक है। और इसमें पहले जो 2 बंदे मुझे नजर आ रहे हैं फंसते हुए, वो एक इमरान खान है और दूसरा जो है वो बुशरा बीबी है। अच्छा, मेरे ख्याल में जो 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 इनके हैं मामलात, वो कोई
आम मामलात नहीं है। और ये फैज़ हमीद जो था ये वो तोता था जिसमें इनकी जान है, ठीक है, बानी साहब की। तो अब जो आपको आप लगता है कि कर ज़्यादा रहे बढ़ा थे, होगा? उन्होंने तो एक प्रोग्राम बनाया था कि 2030 तक तो ये बैठे हैं, 2035 तक तो ये बैठे हैं। सदा बादशाही सिर्फ सही है। अल्लाह की सर, होती लेकिन है। जो आप बात कर रहे हैं इसमें एक इबाम पैदा हो रहा है और शायद ये इबाम ब्रिगेडियर मसूद साहब दूर कर सकें। आपने कहा कि आपने उनके गुनाह गिनवाए हैं जब वो हाजिर सर्विस थे, लेकिन जो तासुर मिल रहा है वो ये है कि उन्होंने 2 साल तक उन पर जो बाइंडिंग थी कि उन्होंने अपने यानी वो सियासत नहीं कर सकते रिटायर होने के बाद, उन्होंने सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लिया 2 साल के अंदर अंदर। ब्रिगेड साहब ये जो मैं सजा आपको हुई इतना है, बता दूं असदुल्ला खान कि ये तो अभी इसके बाद 9 मई के वाकयात के फैसले अभी आना बाकी हैं। ठीक है, और वो आएंगे तो और खुल जाएंगे, आपको पता लगेगा कि क्या सिरे कहां पर जाके मिलते हैं। ब्रिगेड साहब ये सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ये जो प्रेस रिलीज में भी कहा गया है उन पर जो इल्जाम थे कि जिसमें से दूसरा जो इल्जाम है कि सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ये उनका वर्दी उतारने के बाद की बात है या हाजिर सर्विस होते हुए उनका सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, जैसे कि इख्तियार साहब कह रहे हैं? लाइकली है, दोनों में है। देखें कि एक तो ये बिगिनिंग है, एक स्टार्ट है और इसमें अभी बहुत सारी चीजें अभी खुलेंगे, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें से क्लियर कट पता चलेगी। इवन आर्मी से जो लोग उसमें शामिल थे या सिविल साइड से शामिल थे तो वो भी इसमें एक्सपोज होंगे। और यकीनन देखें जब ये बात की गई है तो एविडेंस पे बुनियाद रख के ये बात की गई है और सब्सिक्वेंटली ये अलग एक किस्म का ट्रायल होगा। तो प्रॉब्ली दिस विल बी डेफिनेटली एक बड़ा सीरियस किस्म की डेवलपमेंट इससे होगी। और बाकी जो ऑलरेडी जो फैसला हुआ है, देखें ये तो एक इंडिकेशन है कि आर्मी के अंदर जो स्ट्रॉन्ग इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है उसका ये मुजाहिरा था। और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की बात होती तो वो ये करके दिखाया। और अफवाज पाकिस्तान में ये है कि कानून से बालातर कोई नहीं, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर रैंक, चाहे आप एक सोल्जर हैं या 3 स्टार है। और अब आप देखेंगे 9 मई के वाकयात के बाद से जो डिसीजन विद इन 1 मंथ अगेन जो आर्मी ने खुद फैसले लिए, एक लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर्स दे वर सेंट होम ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड क्योंकि फेलिंग टू प्रिवेंट दोस इवेंट्स। तो उस पर फौज में देखे, फौज में कोई माफी नहीं है एज फार एज द वायलेशन है, डिसिप्लिन है, गुड ऑर्डर एंड मिलिट्री डिसिप्लिन की हम जब बात करते हैं स्पेशली। और यहाँ पे मेरिट बेस्ड सिस्टम है, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, आप यहाँ आके मेहनत करते हैं तो आप यहाँ से तरक्की पा सकते हैं। मैं जो अभी प्रेस रिलीज पढ़ रहा था पंजोदा साहब, उसकी जो आखिरी लाइन है जिसमें कहा गया है कि मुजरिम के यानी जनरल फैज़ हमीद के सियासी अनासर के साथ मिली भगत के जरिए दानिस्ता तौर पर सियासी इश्तिआल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम पैदा करना। तो अभी जैसे कि जी सर, मैं ब्रिगेड साहब आपके पास वापस आता हूँ, लेकिन इसमें जो पंजोदा साहब अब इसमें जो अभी कह रहे थे इख्तियार साहब कि जनरल फैज़ तो फैसिलिटेटर थे, बेनिफिशरी तो असल में आप थे। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज साहब आपने मौका दिया। देखिए पहली बात यह है कि इस फैसले से पहले तो हम देख रहे थे ना कि आम कोर्ट्स के अंदर फैसले होते हैं तो पहले ही बता दिया जाता है कि 14 साल सज़ा होगी, 10 साल होगी, 3 साल होगी। फैसल वाडा साहब जो हैं पूरा अबू रखते हैं कि अब कोर्ट मार्शल जो है ना उसके हवाले से भी वो पहले आके बदामी साहब के शो के अंदर आके कह देते हैं कि 14 साल जो है सज़ा होगी। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था 14 साल सज़ा होगी, उन्होंने कहा था कि कम से कम 14 साल तो सज़ा होनी चाहिए। जी नहीं, वो ज़ाहिरी बात है ना कि मेरी ख्वाहिश है कि इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो एग्जैक्ट फिगर वो पहले भी ऐसी गेस दे देते हैं। दूसरी ये चीज़ें देखें, फ़ौज का ये इंटरनल मामला है, उन्होंने किसी का कोर्ट मार्शल किया है, अच्छी बात है। अगर ये सिलसिला जहाँ से शुरू हुआ था, अगर आप उठा के तारीख देख लें, अयूब खान जिसने मार्शल लॉ लगाया, याह्या खान जिसने उस वक्त मुल्क अलहदा करने के अंदर जो रोल अदा किया, उसके बाद ज़ियाउल हक मार्शल लॉ लगा, मुशर्रफ मार्शल लॉ लगा। इन तमाम अदवार के अंदर अगर उस वक्त ये इदारा अपने इन तमाम लोगों को ठीक कर लेता, सज़ा दे लेता, तो आज ये सूरत हाल यहाँ पर दो चार ना होती कि हम एक इदारे के हवाले से बैठ के आज तमाम टॉपिक्स ये हैं कि सियासी मामलात के अंदर, हालांकि उसका काम ही नहीं है उस इदारे का सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत करना। और इसीलिए तो सजा हुई है कि सियासी मामलात में मुदाखलत क्यों की। और सुन लीजिए ना, और इनके साथ बाकी जितने थे, जाहिर बात है सबूत होंगे, एविडेंस होगी, वो कौम के सामने भी लानी चाहिए, वो कॉपी भी आ जानी चाहिए। पहली जो मिलिट्री सजा दी गई थी हमारे सियासी जितने कैदी थे, हसान नजी वगैरह हैदर में, उनकी कॉपी आज तक नहीं मिली, इसकी भी कॉपी आ जाएगी, एविडेंस मुकम्मल आ जाएगी।
तो जो उनके साथ थे साथी, बाजवा साहब हों या दीगर जितने हर चीज़ के अंदर मुलव्वस थे या जिन्होंने तैनात किया था, या जैसे पूरा स्ट्रक्चर, जाहिर बात है ना, ऑफिसर ने जाकर खुद तो हर एक चीज़ को नहीं करनी होती ना, आगे एक टीम नेटवर्क भी होता है, वो तमाम जो है वो भी सामने आया। इख्तियार साहब, अब जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है ना, मैं ज़रा पढ़ देता हूँ उनकी ट्वीट। वो कहते हैं कि जी कौम बरसों फैज़ हमीद साहब और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। अल्लाह हमें मुआफ़ करे, ताकत और इक़्तिदार को अल्लाह की अता समझकर इसकी मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए, खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बनाए। अच्छा, अब ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, और उनके ख्याल में एक मुजरिम नहीं है फैज़ हमीद, बल्कि जनरल बाजवा भी हैं। वो दोनों को एक ही सफ़ में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले ख्वाजा आसिफ साहब के इसी तरह की एक स्टेटमेंट पर हनीफ अब्बासी साहब ने हैरत का इजहार करते हुए तबसरा किया था कि खुद ख्वाजा आसिफ साहब तो बेनिफिट ले चुके हैं जनरल बाजवा से और फ़ायदा उठा चुके हैं और आज तनकीद कर रहे हैं। तो सर इख्तियार साहब ये बताएं कि आपका मुजरिम सिर्फ फैज़ हमीद है या और भी हैं जिनको ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं? हमारा कोई ज़ाती मुजरिम नहीं है, ये तो इस मुल्क के कानून के मुजरिम है, ये तो इस मुल्क के जमहूर के मुजरिम है। ये टीवी शोज़ पे लड़ाइयों का मोजिद कौन था? ये फैज़ हमीद था, ये मास्टरमाइंड था इसका। इमरान के मुखालिफिन की सोशल मीडिया पर गालियाँ लिखना, उनके अकाउंट पर आ जाओ और 200-400 लोग जाके उधर गालियाँ दो कि कल ये कोई अपनी बात ना करे। इमरान के मुतालिक की PTI के मुखालिफ जितने तवाना आवाज़ें थी उसको इस तरीके से दबाया जाए, वो एक फाशिस्ट जहन था। दो फाशिस्ट मिल गए थे, एक खुद को कभी हिटलर समझता था, दूसरा खुद को प्यूटन समझता था। एक खुद को मुसोलिनी समझता था, दूसरा खुद को जो है चे गुवेरा समझता था। और दोनों बेवकूफ़ों ने ये बना लिया था एक जहन कि ये लोग 2035 तक हुकूमत करेंगे और फिर 10 साल फिर ले लेंगे। ये कोई मजाक है भाई? बात ऐसी है कि मेरे ख्याल में वी शुड हैव द गट्स कि जो गलत था उसको गलत कह लें और मान लें। मैं तो ये ब्रिगेडियर साहब, पता नहीं ये जो आपने ये फैसला अभी आपने थोड़ा सा ये ISPR का ये पढ़ा है ना प्रेस रिलीज, इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है जी। अच्छा, इसमें इतने गंदे प्लान्स थे जो एग्जीक्यूट नहीं हो सके। अच्छा, फॉर सम रीजन, वरना इन्होंने तो अपने किसी मुखालिफ को जिंदा रहने नहीं देना था, इन्होंने तो उनको भी मार देना था कि सारा जान से मार देना था या सियासी तौर पर खत्म करना था? ये बिल्कुल ये प्लान था इनका। क्या कि जान से मार देना है सियासी मुखालिफों को? मैं ये बात वैसे आज नहीं करना चाहता था। आपने इस्रार किया कि मैंने सिर्फ इतना ही कहा था, लेकिन आप उसको आगे ले जा रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि इवन ये प्लान था कि इमरान खान के मुखालिफ जितने हैं उन सबको रास्ते से हटा दिया जाए। मतलब जानी तौर पे, जो अमली तौर पर अदालती तरीके से, कानूनी तरीके से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, ठीक है, नहीं होता उड़ा दो। किसी को बम धमाके में, किसी को गोली से, किसी को एक्सीडेंट में। दिस वाज द प्लानिंग। ये अब मैं आपको अगर बताऊं बैक, मैंने आपके शो में एक बात की थी कि ये इमरान खान की हुकूमत का एक प्लान था कि काशगर के रास्ते, वजीरिस्तान में और स्वात के रास्ते, इमरान खान की स्टेटमेंट है, मैं आपको अगर कोई डिनाई करता है तो आप उसको चला के अपनी टीवी पे दिखा लें कि 40 से 45 हज़ार लोग, मेरे पास वीडियो इस मोबाइल में मौजूद है, कि 40 से 45 हज़ार लोग जो हैं उनको हम लाए, हमने उनको आबाद किया दोबारा, क्योंकि उनको वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। जनरल फैज़ हमीद और इमरान की ये आपस में सलाह हो गई थी कि इसको हम अपना अस्करी विंग बना लेंगे और अस्करी विंग बनाकर इमरान के जितने मुखालिफ हैं उनको रास्ते से हटा देंगे। ये कोई आपका साइफर लगा है या कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट है? मतलब मेरे लिए चौंका देने वाली मालूमात है, इसलिए मैं हैरान हो रहा हूं। ये तो मैं आपके शो में पहले ये बात कर चुका हूं और आपसे पहले ये बात मैंने असेंबली के फ्लोर पे भी की है कि रास्ते से हटाने का। ये मैं रिकॉर्ड पर, नहीं, मैं रास्ते से हटाने वाले की बात, मैं रिकॉर्ड पर ला चुका हूं। ये मैं रिकॉर्ड पे, असेंबली फ्लोर पे जो बात होती है वो पूरी दलील और जिम्मेदारी के साथ, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में वो बात पड़ी हुई है, मैंने ये बात की है और किसी बंदे ने मेरी इस बात की तरदीद भी नहीं की, न तस्दीक तो वो कर नहीं सकते थे, तरदीद उन्होंने की नहीं, उसकी हिम्मत नहीं हुई। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान, मेरे ख्याल में सब लोगों को शुक्राने के नवाफिल करने चाहिए। बड़े नुकसान, बड़ी गलाजत से अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क साफ हो रहा है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो बात की थी ना फील्ड मार्शल ने कि सॉफ्ट स्टेट से हमने अब हार्ड स्टेट बनना है, सही,
फिर उसके बाद आज से 3 महीने पहले वज़ीर आज़म ने उसमें मज़ीद ऐड किया कि हार्ड स्टेट से अब हमने स्ट्रॉन्गर स्टेट बनना है। 26 नवंबर 2024 को आपने पीटीआई के जो रैली आई इस्लामाबाद, यहाँ पे जो कुछ हुआ वो कहानी आपके सामने है। क्लाशनकोफ, पिस्टल्स, मुख्तलिफ किस्म की गन्स आपने देखी कि उसकी नुमाइश हो रही थी जब वो केपी से चल रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज 1 साल के अरसे में किसी का बाप भी ये नहीं सोच सकता कि वो क्लाशनकोफ लहराता हुआ इस्लामाबाद की तरफ आएगा। सो ये मुल्क जो है ये सॉफ्ट से हार्ड स्टेट बन चुका है और ये स्ट्रॉन्गर स्टेट अब बन के रहेगा। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, ये आज का जो फैसला है ये बुनियादी तौर पर क्या मैसेजिंग कर रहा है सियासतदानों के लिए और उन लोगों के लिए जो बहुत अहम ओहदों पर सर्व कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन के अंदर, यानी फौज के अंदर बैठे हुए लोग जो बड़े इंपॉर्टेंट ओहदों पे जैसे जनरल फैज थे, क्या मैसेज आपके ख्याल में कन्वे होता है इस फैसले से? देखिए, फौज के अंदर तो बड़ी क्लैरिटी है कि फौज में तो कोई देयर इज नो कंप्रोमाइज। मैंने बताया कि डिसिप्लिन हो, कोई और चीज हो, वायलेशन हो, उस पर तो फौज में जिस तरह देखें कि आप पास्ट में आप देखें कितने जनरल ऑफिसर्स थे, और रिसेंटली मैंने आपको बताया कि लाहौर में जो वाकया हुआ था उसके बाद से एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर्स वहां फारिग हुए थे। वो कंप्रोमाइज फौज नहीं करती डिसिप्लिन पे, क्योंकि लीडरशिप होती है और लीडरशिप को अगर मसला होगा तो फिर वो आप लीड एक्चुअल ऑपरेशंस में लीड नहीं कर सकते हैं। सो बड़ा एक देखें क्लैरिटी के साथ मैसेज है, सब के लिए है। अब इस जुडिशरी, बाकी जुडिशरी के लिए भी मैसेज है, एग्जेक्टिव को भी मैसेज है। जब अफवाज पाकिस्तान अपने जो चीजें एड्रेस कर रहे हैं और इसमें प्रायोरिटी पे कर रहे हैं तो सबको फिर अकॉर्डिंगली अपना उसको चीजें सीधे करने चाहिए। मैं आपको सिंपल 2 मिसालें देता हूं। 2008 में मैरियड में बम्बिंग हुई और उसमें 50 लोग शहीद हुए। उस पर जिन लोगों को सजा हुई थी वो बाद में हाई कोर्ट ने छोड़ दिए, और इसी तरह 2020 में कोई 200 लोगों को मिलिट्री कोर्ट ने सजाएं दी थी और उनको कन्विक्ट कर दिया था और वो दहशतगर्द थे, लेकिन वो हाई कोर्ट ने फिर उनको भी छोड़ दिया और सब्सिक्वेंटली वो उन्होंने जाके ज्वाइन कर लिया था जाके दहशतगर्द तंजीम को दोबारा। तो मेरा ख्याल में हर एक को अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। अब पाकिस्तान के मफाद में सब ने करना है और सब एक पुरअज़म है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर एक पुरअज़म तरीके से बात कर रहे हैं, फील्ड मार्शल बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान बात कर रही है। सो पाकिस्तान का इंटरेस्ट हमें सबसे आगे रखना चाहिए। पाकिस्तान की फलाह बहबूद हमने देखनी चाहिए और पाकिस्तान को थ्रेट्स इतने हैं, ईस्ट से भी थ्रेट है, वेस्ट से भी थ्रेट है, इंटरनल भी मसाइल है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी है। तो मेरा ख्याल में दिस इज रिक्वायरमेंट है कि हमें मिलकर पाकिस्तान को मुश्किल साला से निकालना है और पोलराइजेशन से भी निकलना चाहिए। ठीक, बिल्कुल सही है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। राना सनाउल्लाह साहब क्या फरमा रहे हैं? वो कहते हैं कि जी अब फैज़ हमीद का साथ देने वाले सियासतदानों का भी फौजी अदालत में ट्रायल होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? इसके इम्कानात हैं, और अगर हुआ तो पीटीआई पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पंजोता साहब, मैं राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट का जिक्र कर रहा था जाते हुए। उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद का साथ देने वाले सियासतदानों का फौजी अदालत में ट्रायल होना चाहिए। इसके इम्कानात अब दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हुकूमत बार बार इसकी बात कर रही है। तो क्या पीटीआई इसको फेस करने के लिए तैयार है? इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे आपके ख्याल में? देखिए जी, बिल्कुल खान साहब को हमने बताया था कि ट्रायल जो है वो चलाना चाहते हैं। मतलब बच्चों से बात नहीं हो सकती, फैमिली से मुलाकात नहीं हो सकती। कल भी आपने देखा वाटर कैनन का जिस तरह इस्तेमाल किया, हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया, यानी हम गिरे और ज़ख्मी हुए, उनकी बहनें 2-3 दफ़ा गिरी और आपके सामने जो सारी सूरत हाल है उनसे जो है वो फैमिली के अलावा बुशरा बीबी, उनकी फैमिली भी नहीं मिल पा रही। हालांकि इल्ज़ाम ये है ना जी कि देखें ये सियासी गुफ्तगू करते हैं, तो वो तो गुफ्तगू भी नहीं करती। तो इसी तरह आप देख लें, इमरान खान साहब आज 3 मतलब अंदाज़ा लगा लें कि 2.5 साल होने वाले हैं जी। 2.5 सालों से 5 अगस्त को उनको लाहौर से गिरफ्तार किया गया था, तो 2.5 साल से आज तक किसी ने उनकी तस्वीर तक नहीं देखी। आप देख लें ऐसी माहौल वहाँ जो है वो आम लोगों का ट्रायल होता है, जैसे नवाज शरीफ साहब को हुआ या दीगर का हुआ, ऐसे ट्रायल हो रहा है। वो तो बंद कमरे के अंदर जो है अपनी मर्जी से ट्रायल, जज भिजवा देना जी, चलाएं जी, सजाएं दें जी, ट्रायल करें जी, अपनी मर्जी से तमाम मामलात करने हैं और बस ना पूछने वाला है, ना कोई देखने वाला है, ना कोई उसको बाहर रिपोर्ट करने वाला है।
तो पहले भी कोई वो उस चीज से तो नहीं वो निकले। आज भी आप गए थे मुलाकात करने के लिए? बिल्कुल आज गए थे। आज 10वीं दफा, जब आपको कह दिया है हुकूमत ने कि आपकी मुलाकात नहीं होगी, अब क्यों जा रहे हैं? देखिए बात यह है कि आज 10वीं दफा वज़ीर आला वापस आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है, 3 मेंबर बेंच का फैसला है, ठीक है जी। हम तो उस फैसले की रोशनी के अंदर जाते हैं, जेल मैनुअल के मुताबिक जाते हैं और अपने लीडर से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, जो कि हमारा राइट है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे। अब जो मुलाकात नहीं करवा रहे उनसे आप पूछें कि आप मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे, आप क्यों रोक रहे हैं, आप हाई कोर्ट का हुक्म क्यों जो है वो उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अगर आपको इशू है तो आप जाएं हाई कोर्ट के अंदर जाएं, भाई आपने जो हुक्म दिया वो गलत है, ठीक है। फिर हम हाई कोर्ट के अंदर अपना मौक़िफ़ रखें कि भाई हमारा लीडर है जेल है और उसमें बहनों ने मिलना है, वज़ीर आला ने मिलना है, बाकी लोगों ने मिलना है जो कि जेल मैनुअल के मुताबिक है, तो वहाँ कोई इनके पास जवाब नहीं। और उसमें एक और चीज़ भी मैं ऐड करना चाहूँगा, मैं वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब फरमा रहे थे कि जी सियासी गुफ्तगू के ऊपर जो है वो पाबंदी है जी, 265 है जी। अब 265 अगर आप उसको देखें तो 1978 का जो प्रिजन रूल है ये ज़ियाउल हक ने उस वक्त बनाया था। किस वजह से बनाया था कि भुट्टो की आवाज़ बाहर ना आए। हाई कोर्ट ने इस रूल को कलअदम करार दिया। तो क्या ये इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे कि जो ज़ियाउल हक ने उस वक्त भुट्टो के ऊपर कदगन लगाने, और पीपल्स पार्टी वाले भी इनका साथ दे रहे हैं जी, बिल्कुल जी पाबंदी लगनी चाहिए जी, बिल्कुल नहीं गुफ्तगू होनी चाहिए, उसको सपोर्ट करेंगे। हाई कोर्ट ने कहा कि ये आइन के आर्टिकल 19 की जो है उससे मुतसादम रखती है ये शेख, तो लिहाजा उन्होंने उसे कलअदम करार दिया। फिर ये अपील के अंदर चले गए और उस बेंच के सामने चले गए जो इनकी मर्जी के जजेस बैठे हुए हैं, जिसमें चीफ साहब। अच्छा, वैसे जब भुट्टो साहब का ट्रायल चल रहा था, आपको याद होगा इख्तियार साहब, तो भुट्टो साहब का नाम चलने पर पाबंदी लग गई, तो टीवी पर बानी पीपल्स पार्टी चला करता था। तो इसको फिर बख्तियार साहब ने अदालत में जाकर जज साहब से शिकायत की कि हम यहाँ पर नाम लेते हैं और अदालत में और बाहर टीवी पर जो है या अखबार में छपता है बानी पीपल्स पार्टी। तो फिर अदालत ने कहा कि चलें आप ऐसा करें, दरमियानी रास्ता निकाल लें, मिस्टर भुट्टो छाप दिया करें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पूरा ना छापा करें। तो कोई गुंजाइश निकल सकती है इसकी, जैसे ये शिकायत कर रहे हैं? इतनी गुंजाइश निकाल लें ये खुद ही जितनी इन्होंने नवाज शरीफ के लिए निकाली थी। हाँ, नवाज शरीफ के नाम की तकरीर चलाने पर भी तो पाबंदी लगा दी। नवाज शरीफ की तकरीर, उनकी तस्वीर, उनकी तहरीर, उनका जिक्र, बिल्कुल। पार्टी के टिकट कैसे जारी कर रहे हैं, पार्टी की सदारत छीन लो इनकी। फिर उसके बाद कहते हैं ये, उसके बावजूद भी ये मीटिंग में बैठते हैं, ये भी फारिग कर दो, सारी डिस्क्वालिफिकेशन। तो देखें ना, मैं यही कहता हूँ लोगों से कि इक़्तिदार के वक्त में इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए कि आज इक़्तिदार है कल नहीं होगा। आपने कोई इतने अच्छी हिस्ट्री नहीं छोड़ी, कोई इतनी अच्छी मिसालें आप कायम कर कर नहीं गए। आज जिन बातों पे आप फरियाद करते हैं, मैं सुनता हूँ तो मुझे माजी इनका याद आता है। ये फैज़ हमीद जो था, तो ये आप यकीन करें एक बंदे को अरबपति बनते हुए शायद बड़ी ज़िंदगी और बड़ी कुछ बहुत कुछ करना पड़ता है। ये अरबपतियों को काट देते थे, ज़मीनों पे कब्ज़े करते थे, जजों की गर्दनें मरोड़ देते थे, सियासतदानों को उठाकर उनकी वफादारियाँ तब्दील करते थे और ख़ुद को मिस्टर प्यूटन समझते थे कि मतलब मैं जो मैं कह रहा हूँ आप सुन लेंगे, समझ नहीं आई मुझसे, फिर आप पूछे मैं बता देता हूँ। और फिर नहीं, ये प्लान बनाया था कि हम आगे ये हुकूमत पता नहीं कौन से साल तक लेके जाएंगे। आज देखें अल्लाह क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है आपके साथ। मक्का फाते अमल इसी का नाम है। मैं फिर कहता हूँ चीज़ों पे इतना इतराना नहीं चाहिए। आज जिस अदलिया का आप रोना रो रहे हैं, मेरे ख्याल में ये साकिब निसार की अदलिया से बहुत बेहतर है, ये उमर अता बंदियाल की अदलिया से बहुत बेहतर है। कैसे? आपने कोर्ट की आर्मी कोर्ट की बात की, मैं ये समझता हूँ कि हमारी नैब को इस फैसले से कुछ सीखना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हमारी अदालतों को भी फेसेस को नहीं देखना चाहिए, उनको केसेस को देखना चाहिए। एक तरफ आप एक मुल्क का 3 बार वज़ीर आज़म आता है और उसको आप गॉड फादर कहते हैं। ये पानामा बेंच किसने बनाया था हमें नहीं पता, फैज़ हमीद का उसमें क्या किरदार था हमें नहीं पता, और फिर उसको सिजलियन माफिया कहते थे। दूसरी तरफ यही अदालतें, यही जज, इमरान खान आता है तो उसको गुट्टी सुई कहते हैं। मदर इन लॉ के फैसले जो हैं वो लॉ पर हावी आ जाते हैं। सही है। तो सर बात ऐसी है कि चलें, इसका जवाब तो मैं इन्हीं से लेता हूं, लेकिन इन्होंने एक बात की थी, आप उसका अगर जवाब देना चाहें। इन्होंने ये कहा था कि आप इमरान खान से इसलिए नहीं मिलवा रहे बहनों को कि वो सियासी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन बुशरा बीबी से उनकी फैमिली को क्यों नहीं मिलवा रहे, वो तो सियासी गुफ्तगू नहीं करती। बुशरा बीबी, मेरे ख्याल में हमें खुली बात करनी चाहिए। बुशरा बीबी की पहले भी मैंने आपको बताया था कि उनकी कभी शिकायत नहीं आती थी मुलाकातों की।
उनकी फैमिली मुलाकातें हो जाती थी। इस वक्त ये जो नेक्सस है वो सारा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। मुलाकातें 2024 के इलेक्शन के बाद रेगुलर हो रही थी, अगर कहीं ऊंच नीच थोड़ी बहुत हो जाती थी तो शायद होती होंगी, लेकिन हो रही थी। अली अमीन की भी हो रही थी, नईम से मेरी मुलाकात जेल में भी हुई थी, ये उधर मैं भी गया था किसी को मिलने, ये भी वहाँ पे थे, ये भी मुलाकातें कर रहे थे। फैसल फरीद चौधरी को भी देखा था, बैरिस्टर गोहर भी जा रहे थे। लेकिन उन मुलाकातों का 265 के बावजूद वो अब आईनी है, गैर आईनी है, जो भी है आपके सामने, आप वकील हैं, जाइए अदालत में, चैलेंज करें, ख़त्म कराएं। किस अदालत? उस जो भी आपकी मर्जी की कोई अदालत ढूंढ ले जाए, अगर कोई नहीं मिलता तो आप जाके साकिब निसार के घर में दरखास्त जमा करा दें, जो आपको कहते थे कि कहाँ फिर रहे, उधर किधर जा रहे, उधर किधर जा रहे, हमारे पास ले आओ, मेरे पास दरखास्त ले आओ, हम आपको अभी कर देते हैं। आपकी बातों से मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि एक चीज होती है एक जमाने में और दूसरे दौर में वही चीज दोहराई जाती है। जैसे आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब के साथ इन्होंने ये किया, हाँ रिपीट होती है, तो आप फिर क्या इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि जो इन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ किया था उससे बढ़कर आपने इमरान खान के लिए कर लिया, कल को अगर ये आएंगे या पीपल्स पार्टी आ जाएगी तो वो इससे बढ़कर आपके साथ दोबारा करें, क्या इसके लिए आप तैयार हैं? कि आप चाहते हैं कि ये दायरा सर्कल चलता रहे? इतने बेरहम तो ना बनो, हम तो अभी अभी ताज़ा ताज़ा इन जेलों से निकल कर आए हैं। हमने तो अभी अभी राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद, ख्वाजा सलमान, एहसन इकबाल, हमारी पार्टी का राजा कमरुल इस्लाम, कौन सा ऐसा बंदा है अमीर मकाम समेत जिसको शहबाज शरीफ के बेटे, शहबाज शरीफ खुद, नवाज शरीफ की वो बेटी सियासत में नहीं थी, एहसन इकबाल को तो मार दिया गया था यार। आज अगर वो जिंदा है, ये उसका दाना पानी था इस दुनिया में, उस पर तो फायरिंग तक करा दी गई थी। लेकिन खैर वो नैरेटिव थे, वो चीजें थी। फिर आपने एक एक बंदे को उठा के उनकी ज़बरदस्ती आपने आर्म ट्विस्टिंग करके उनकी वफादारियाँ तब्दील की। तो ये सारी चीज़ें हम तो अभी होकर आए हैं। आप हमने तो यकीन करें, मैं आपको ये पूरी जिम्मेदारी के साथ और ऑनेस्टी के साथ बता सकता हूँ कि हुकूमती लेवल पर हमारा ऐसा कोई एजेंडा नहीं है कि हम कोई इंतकाम की सियासत करें। लेकिन एक बात जो मैं फील करता हूँ बीइंग ए मुस्लिम, ये मेरे ईमान का तकाजा है, इनके साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है, ये मकाफात अमल। अच्छा, मकाफात अमल। चलें, ब्रिगेडियर मीसर मिर्जा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। ये जो आज फैसला आया है इसके आप कितने दूरस नताइज देखते हैं? और फिर हम जो आखिरी लाइन को इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सियासी अनासर के साथ मिली भगत के ज़रिए दानिस्ता तौर पर सियासी इश्तिआल अंगेज़ी और अदम इस्तेहकाम पैदा करना, इसको कुछ सियासी शख्सियात कह रही हैं कि इसका अब दायरा कार सियासी जमातों या सियासी शख्सियात तक वसी किया जाएगा। आप क्या देख रहे हैं जनरल फैज़ हमीद साहब के कोर्ट मार्शल के आइंदा दिनों में असरात? बहुत शुक्रिया, आपने इस बड़े वक्त के अहम मौजू पे हमें अपने साथ जोड़ा है। देखिए, मैं सबसे पहले इसको अपनी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक कमांड होती है हमारे फौज में, जिस तरह होशियार, शानबाश और जो सब आप अक्सर परेड्स में आप सुनते हैं ये कमांड, उसमें एक कमांड होती है, बड़ी लाउड बोली जाती है कि अपनी साफ सीधी जी, या दाएं साफ सीधी या बाएं साफ सीधी के, और एक लीडर आपका दाएं साइड जो कोने में खड़ा है उससे अपनी पूरी साफ सीधी कर लो। उस पे आप दर करके अपनी सारे सफेद जो है ना अपनी सीधी कर लेते हैं। ये एक कॉल थी, ये क्वेश्चन था, ये कमांड थी कि साफ सीधी, और अब साफ सीधी कर ली गई है। और उसका एहतसाब का जो अमल है वो अपने घर से, और अपने घर से भी लोअर टीयर से नहीं, जो माजी में भी होता रहा, बड़े बड़े लाउड दावे बोले गए कि एहतसाब, और हुआ कोई नहीं, किया भी तो किसी माड़े गरीब छोटे पोट ने पकड़ के छुरी फेर दी। आज तक कोई बड़ी मछली एहतसाब के जाल में किसी ने नहीं पकड़ी। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इख्तियार साहब, आपने तफसील से बातें सुनी है नईम अदर पंजोता साहब की। वो कहते हैं कि जी हमने तो ये सारा कुछ आपके साथ नहीं किया था जो आज आप कर रहे हैं। आप हालांकि कहते हैं कि जी ये नवाज शरीफ के साथ ये किया वो किया। वो कहते हैं कि जी कि वो तो करप्शन का मामला था, पीपल्स पार्टी के ज़माने में आपके खिलाफ केसेस बने थे, जिसने बनाए थे उनसे पूछे, हमारा तो इसमें कोई कसूर ही नहीं है। तो आज जो सख्तियाँ आप कर रहे हैं जस्टिफाइड नहीं है।
यार मेरी बात सुने, हम मेरे ख्याल में किसी अच्छे मौजू पे चले जाते हैं, वरना मज़ा नहीं आता। मैं क्या दोहराऊं? अमेरिका में खड़े होकर यूं करके मुंह पे हाथ फेर के कौन कहता था मुझे पाकिस्तान पहुंचने दो नवाज शरीफ, तेरा मैं पंखा एसी भी बंद कर दूं। उतारा तो नहीं था, वो कहते उतारा नहीं था, सिर्फ स्टेटमेंट दी थी। चले सर रहने दे, हमने जो भुगता है ना वो हमें पता है, वो क्योंकि हम पे गुजरी थी। अब मैं फिर आपको कहता हूँ उस बयान में कौन सी भुगत ली थी भाई? लेकिन मेरा, आपने कहा संजीदा बात पे चले जाते हैं सर, मेरा संजीदा सवाल ये है इख्तियार साहब, संजीदा सवाल ये है कि ये दायरे का सफर कब तक चलता रहेगा? ये दायरे का सफर जो जब भी भुट्टो साहब की बात हो रही थी ना, मिशर साहब कर रहे थे, वहां से लेकर आज तक कोई तब्दील हुआ है? मेजर साहब बैठे हुए हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन होने के बाद ऑलमोस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने फौज को बैरक और बॉर्डर तक छोड़ दिए थे। ये जनरल पाशा जैसे किरदार, जनरल फैज़ जैसे किरदार, उनको एक इमरान खान जो था वो इन चीज़ों को लेके हाथ से पकड़ कर वो इधर ले आए और दोबारा आर्मी को इन्वॉल्व कर दिया। आप क्या समझते हैं कि आज ये नईम साहब अभी कह रहे हैं कि फ़ौज का जो है तो किरदार ख़त्म होना चाहिए, क्या ये ख़त्म होने के हक़ में है? नवर। ये कहते हैं, इनका लीडर कहता है कि फ़ौज किरदार अदा करे, भरपूर करे, पूरी मुलव्वस हो जाए, पूरी पोलिटिसाइज हो जाए, लेकिन वो किरदार हमारे हक में हो। 2014 के धरने से शुरू करें, कौन कहता था कि उंगली उठेगी? एम्पायर कौन था? फौज ही थी, यही कुव्वतें थी, ये इन्वॉल्व कर रहे थे, ये दोबारा उसको ले आए। हम ये कहते हैं कि सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल पार्टी बननी चाहिए। आज भी इतने ये कहते हैं ना, मेरे लीडर को इतना दिन हो गए, इतना साल हो गए जेल में है, इसके बावजूद भी ये नहीं सीखा। आपको ये बात सीखनी चाहिए। आज भी आप कहते हैं कि मैंने बात करनी है, तो मैंने DGI से करनी है, मैंने आर्मी चीफ से बात करी। वो अलग बात है कि अब तो आपके पास रावलपिंडी का कोई काउंसलर भी जो है बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब तो बात ही खत्म हो गई है। आपने अब वही नहीं, मगर आप इख्तियार साहब ये कहते हैं कि हमने फौज का किरदार खत्म कर दिया था, ये वापस लेकर आए। लेकिन आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने सोहेल राय साहब को इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा उन्होंने 2018 के इलेक्शन से पहले मेरी तो कैबिनेट फाइनल हो गई थी बाजवा साहब के साथ मिलकर, और बाद में जो है वो हुकूमत इमरान खान की बन गई, मेरे साथ धोखा हुआ। तो आपने कहाँ खत्म कर दिया? उन्होंने धोखे की बात नहीं की थी। मेरे ख्याल में आज वो इंटरव्यू आप दोबारा देख लीजिए, उसमें धोखे की बात नहीं। धोखा चले नहीं होगा, धोखा नहीं, मैं बताता हूँ। उसमें कहा गया था कि आप वजीर आजम बन जाए अपने भाई को डिच करके। ने कहा मैं अपने भाई को डिच नहीं कर सकता, मैं उनको धोखा नहीं दे सकता। उसके बाद फिर इमरान खान को कैबिनेट वहां से क्यों फाइनल करा रहे थे? कैबिनेट तो आपने फाइनल करनी होती है। कैबिनेट ये मेरे साथ नईम हैदर पंजूता साहब बैठे हुए हैं, ये हाइब्रिड निजाम के मोजिद जो है ना, इनकी जमात और इनका पहले का वाकया बता रहा हूं मैं आपको, 2018 के इलेक्शन से पहले का बता रहा हूं। तो वो तो हमने तो एक्सेप्ट नहीं किया ना, हमने तो एक्सेप्ट नहीं किया, हमने छोड़ दिया तो इन्होंने उठा लिया। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, आपने अपनी कैबिनेट बनवा के छोड़ दी? नहीं, अपनी कैबिनेट बनवाई नहीं, उनकी तरफ से सजेशन आई थी। आप इसको ये नहीं कह सकते असदुल्ला खान के कैबिनेट हमने बनाई। उन्होंने मशवरा दिया, उन्होंने कहा कि फला फला आपके साथ कैबिनेट में वजीर लग जाएगा, उसको वहां से ले आएंगे, इसको इधर से ले आएंगे। शहबाज शरीफ ने उसको रिफ्यूज किया। पॉइंट ये है कि शहबाज शरीफ ने उसको टीक नहीं किया। वो कहते हैं ना, नो अपॉर्चुनिटी हैज लॉस्ट। और 2022 और 24 तो शहबाज शरीफ साहब ने 2018 नो में जो अपॉर्चुनिटी इज लॉस्ट इफ यू विल मिस इट, the other fellow like Imran will come and he will kill। हाँ, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जो 2018 में जिस ऑफर को रिजेक्ट किया, 2024 में उसको कबूल कर लिया। नहीं, पहले 22 अल्हम्दुलिल्लाह, नेवर। हमारा तो 2018 का जो है वो हमारा नुकसान है। 2024 में व्हाट डू यू थिंक? मैं फिर आपको कहता हूँ, आपके शो में मैंने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में जितना मैंडेट इनके पास है वो फेक है, वो ऑर्गेनिक नहीं है। और NA18 हरिपुर का इलेक्शन मेरी उस बात की गवाही साबित। अगर 2018 में शहबाज शरीफ साहब ये ऑफर कबूल कर लेते तो वजीर आजम होते, इमरान खान ना होते, ऐसे ही। डेफिनेटली। अच्छा, ठीक हो गया जी। मेसन साहब, अब ये बताएं, जो मैं अभी सवाल कर रहा था कि आपने भुट्टो साहब का जिक्र किया, भुट्टो साहब के ज़माने का, उसके बाद जो हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री है, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती चली जा रही हैं। ये सब दायरों के सफ़र में सफ़र कटता नहीं है, आप घूम फिर के उसी नुक्ते पर आकर खड़े हो जाते हैं जहाँ से सफ़र शुरू किया होता है। ये दायरों का सफ़र कैसे ख़त्म किया जा सकता है? आगे बढ़ने का रास्ता है क्या? क्योंकि आज हम देख रहे हैं जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है, जो पॉलिटिकल बिहेवियर है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जो आपस का कमज़ोर ताल्लुक है, उसके नतीजे में चीज़ें आगे तो नहीं बढ़ पा रही।
बड़ा अच्छा सवाल किया असद आपने। ये सफर तब खत्म होगा जब इसको हम ऑर्गेनिकली खत्म करेंगे कि जिसका जो रोल है वो अपना रोल प्ले करे, और जब हर कोई अपना अपना काम करेगा तो हर इदारा अपनी हदूद में रहेगा और हर इदारा एक दूसरे को सपोर्ट करता नजर आएगा जी। ये मुल्क जो है कभी भी किसी एक इदारे की एफर्ट से आगे नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक। ये 4-5 सतून होते हैं जिनकी मदद से वो मुल्क खड़ा होता है, और वो चारों पांचों सतून के नीचे एक कंबाइंड एफर्ट होती है जो जैक होता है, जो उस मुल्क को ऊपर लेके जा रहा होता है जी। अगर उनमें से कोई आप कहें कि 3 सतून मार के एक सतून उस मुल्क को आगे लेके जाएगा तो इट्स पैराडाइज। ठीक है। चाहे वो फौज हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कल्ट हो, और चाहे वो कोई भी हो, कोई एक सतून नहीं लेके जा सकता। ये इट हैज टू बी अ जॉइंट एफर्ट, और एक दूसरे की एफर्ट को आपने इंटर सपोर्ट करना होता है। मगर यहां अलमिया ये है कि आप जो है वो अपना काम एक तो करना नहीं चाहते, और अगर करना चाहते हैं तो आपको अपना काम आता नहीं है। और सियासतदानों की बात कर रहे हैं मैं एक जनरलाइज बात कर रहा हूं। अच्छा, मैं ऑनेस्टली एक जनरलाइज बात कर रहा हूं। ठीक है। देखिए, आप जिस तरह अब हर चीज को लाके बीच में, मैं अब आपकी डिस्कशन सुन रहा था, ऑल्दो के माशाल्लाह सारे यहां बड़े पॉजिटिव सोच वाले और फेडरेशन लवर बंदे बैठे हुए आपके पैनल में। अच्छा, लेकिन आज आके घुमा फिरा के फौज के ऊपर बात आ जाती है। फौज क्या है? फौज एक ऐसा इदारा है जो रिप्रेजेंट करता है प्योर लो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास। आप आज लाइव मिसाल आप पीएमए में चले जाए, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में इस वक्त 700-750 कैडेट अंडर ट्रेनिंग होगा। रुक के पीएमए रोड के ऊपर आप 20-25 बच्चे रोक लें, उनको पूछें बेटा तुम कौन हो, वो कहेगा मैं असलम इलेक्ट्रीशियन मियां चन्नू का बेटा हूं। आप दूसरे बच्चे से पूछेंगे, वो कहेंगे मैं खुर्शीद का बेटा हूं, सरगोजा में किसान है मेरा बच्चा। किसी वहां वडेरे का, किसी वहां लैंडलॉर्ड का, फ्यूडल का बच्चा आपको नजर नहीं आएगा। हाँ, आ जाके किसी फौजी का बच्चा, किसी शहीद का बच्चा, किसी कारीगर का बच्चा, किसी रिक्शा ड्राइवर का बच्चा जरूर नजर आएगा। बिल्कुल सही है। वो पूरे एक प्रोसेस के थ्रू और मेरिट के ऊपर एक इदारा चल रहा है। सही है। और भी आज तक उस इदारे ने बिल्कुल सही है। सो आप कह रहे हैं कि हर जो तबका फिक्र है उसके को अपनी सलाहियत को भी डेवलप करने की जरूरत है और अपनी कारकर्दगी को भी ठीक करने की जरूरत है। पंजौदा साहब, लास्ट कमेंट। कैपेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी दोनों को इंप्रूव करने की जरूरत है। बिल्कुल, आप तो आखिरी लम्हे पे लेकर आ गए। हाँ, गुफ्तगू तो लंबी थी लेकिन आपने चलो ख़त्म कर दी है। जहाँ जुडिशरी की बात हो रही है, पहली बात तो है कि रियासत के 3 सतून हैं, अदलिया, मुकन्ना और इंतज़ामिया और अदलिया अलग हैं, जो कि अब अलग नहीं रहे। इंतज़ामिया के नीचे अदलिया कर लिया। एक साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर कातलाना हमले का पर्चा आज तक दर्ज उनके मर्जी के मुताबिक नहीं होता, जो FIR लेकर गया। और मैं खुद गया था उस वक्त के चीफ जस्टिस के पास कि सो मोटो ले लिया जाए, लेकिन सो मोटो नहीं लिया गया था। आज भी अगर आप देख तो बात हो रही है ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हर इंस्टीट्यूशन वो नानी वाला हो या कोई भट्ट साहब हो। सर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन बात यही है कि आगे बढ़ने का रास्ता और फॉर्मूला यही है कि हर इदारा अपनी सम दुरुस्त करे, अपनी सफ सीधी करे, अपने अंदर सलाहियत पैदा करे और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।